जय जवाहर दोस्तों, आप जो साइड में खड़े बीच में बैठ जाओगे तो अच्छा होगा। बैठना ही पड़ेगा, साइड में खड़े रहेंगे अच्छा नहीं रहेगा। आप भी बीच में आ जाओ भाई। हाँ, वो सारे नेता लोग हैं उनको भी बुला लो, वो साइड में बात कर रहे हैं। उनको इशारा करो, भाई सब आ जाओ। इतना बड़ा कार्यक्रम रखा है और आप इधर उधर बातें कर रहे, अच्छी बात नहीं है। वो सामने महिलाएं हैं उनको भी बुलाओ, बीच में बैठिए। दोस्तों, आज घाटा भला ये जो हमारा टंटिया भील खेल मैदान हम लोगों ने पिछला साल का मतलब एक साल भी पूरा नहीं हुआ है, समाज के सभी साथियों ने मिलकर के बनाया। उसमें आप सब पधारे। मेरे समाज के छोटे बच्चे, पढ़ने वाले विद्यार्थी, बेटे बेटियां और समाज के नवनियुक्त कर्मचारी बंधु बहने और सेवानिवृत्त कर्मचारी, हमारे समाज के अधिकारी कर्मचारीगण, हमारे साथी ट्राइबल एम्प्लॉयज फेडरेशन के कर्मचारी साथी, हमारे जनप्रतिनिधिगण और आप सबको यहां पर आने के लिए आप सबका अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, हमारे समाज की शिक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत त्याग किया, बलिदान दिए। इसके बावजूद भी आज कालीबाई का हम बात करें, सेंगा भाई की बात करें, नाना भाई खाट का बात करें, शिवराम जी की बात करें, हमारे डामोर रामापथु की बात करें और बहुत सारे उस जमाने में मार खाने वाले लोग हैं। कहा जाता है कि ज्योतिपाल के करीब 40 के करीब लोगों को गंगोला थाने में भी उस जमाने में बंद कर दिया गया था। इन सभी लोगों की मेहनत से, इन लोगों की संघर्ष क्षमता की वजह से, एक सेकंड भैया, आवाज नहीं करना। इन सभी लोगों के सामूहिक प्रयासों से हमारे समाज को शिक्षा का अधिकार मिला। अब सवाल पैदा होता है कि हमारी शिक्षा रोकी किसने थी? अब सवाल पैदा होता है कि हमारे समाज की पढ़ाई रोकी किसने थी? यह है बड़ा सवाल। जो बच्चे वर्तमान में पढ़ रहे हैं, 12वीं में हैं, कॉलेज में हैं, इन्हीं में से एक बच्चा खड़ा होकर के बताए कि हमारे समाज की पढ़ाई किसने रोकी थी। क्योंकि यह बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना जरूरी है। किसने रोका था हमारा पढ़ाई? कोई एक बताओ, कोई एक। देखो, यही बात अनक्लियर रह गई तो हमारे सारा इतिहास का ऐसे करते ऐसा हो जाएगा, हम कभी समझ नहीं पाएंगे। चलो, नवनिर्वाचित कर्मचारियों में से बताओ, कोई भी सिंगल, हमारी पढ़ाई किसने रोका था? हाँ, बैठिए। हमारी बहन ने बताया अंग्रेजों ने रोका था, जबकि यह बात गलत है। अंग्रेजों ने तो पढ़ाई शुरू करवाई। क्या बात कर रहे हो?
कितना गपोड़ा बनाया हमको। ये जितने इतिहासकार है वो गपोड़ाकार है। इन लोगों ने झूठी बातें हमको समझाई। अंग्रेजों ने तो 3 विश्वविद्यालय खोले थे और वो भी 1858 के आसपास। तो बताइए कि हमारी पढ़ाई किसने रोकी थी? वापस वही सवाल, नव नियुक्त कर्मचारी बताओ। नहीं तो आप नव नियुक्त नहीं हो, अभी भी मेरी पाठशाला में बैठना पड़ेगा। जी जी जी, हाँ कौन? हाँ बोलिए। रजवाड़ों ने। काफी हद तक ये बात हमारे पूर्व सरपंच साहब की बात सच है। भारत देश में आज की तारीख में 70 विश्वविद्यालयों का आज तक पता लग गया। कितने? 70 विश्वविद्यालय। उनके भवन मिल गए। कौन से गांव में थे ये मिल गया। कौन पढ़ाता था, कौन पढ़ता था ये भी मिल गया। इसका मतलब है हमारे बाप दादे एक जमाने में पढ़े लिखे थे। हमको क्या सिखाया? आदि अनादि काल से हम कभी पढ़े ही नहीं, हम तो जंगली थे। यदि हमारे पूर्वज आदि अनादि काल से अनपढ़ थे और जंगली थे तो हमारे बाप दादा आज से 700 साल पहले राजा कैसे थे? डूंगरपुर में हमारा बाप राजा था 700 साल पहले। 500 साल पहले हमारा बांसवाड़ा में राजा था, उदयपुर में हमारा राजा था। क्या वो अनपढ़ थे? ये बात हमें समझनी पड़ेगी। वो वापस मेरा फोन लेना जरा। तो हमारी पढ़ाई किसने रोका? जब ये बात आप नहीं समझ पाओगे तो समस्या ये पैदा हो जाएगा कि कालीबाई का असली गुनहगार कौन है, सेंगा भाई रोड का असली गुनहगार कौन है, ये कभी पता नहीं लगेगा। नाना भाई खाट का असली गुनहगार कौन है कभी पता नहीं लगेगा। और जितने भी आज तक हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने हमको कभी सच नहीं बताया। मैं आपको बताता हूं, ये हमारा शामला जी, यार फोन डिस्चार्ज हो गया, चलो अभी ये शामला जी, ये हमारे यहां पर शामला जी में हमारा आदिवासियों का मानो या फिर जो लोग बाहर से आए उनके पहले वाले लोगों का मानो, क्योंकि उनको आदिवासी ही कहना पड़ेगा। तो यहां पर भी एक बहुत बड़ा मठ हुआ करता था। शामला जी का पुराना नाम है देवनी मोरी। वहां पर मठ हुआ करता था, वहां लोगों को पढ़ाया जाता था। उसी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, आनंद नगर। आज की तारीख में उस शहर का नाम आनंद नगर नहीं है, वडनगर। जो वडनगर है जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं, उसका ओरिजिनल नाम आनंद नगर था। वहां पर भी कम से कम 20 से 30 हजार लोग रहते थे, पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग। उससे आगे बढ़ते हैं तो भिंडवाल, वहां पर भी उल्लेख मिला कि वहां पर भी मठ पर बहुत सारे लोग रहते थे और पढ़ा करते थे। हमको नहीं बताया। तो मनुस्मृति का नियम था कि कौन पढ़ेगा और कौन नहीं पढ़ेगा, कौन पढ़ाएगा और कौन नहीं पढ़ेगा। यह नियम था मनुस्मृति का 10वें अध्याय का। आप पढ़ करके उठा करके देख लीजिए, यही पढ़ करके अभी मैं सुनाने वाला था। और यही शासनपुर में एक भगत सम्मेलन था, वहां हमारे 2 शिक्षक साथी जो संचालन कर रहे थे, उनको भी मैं पढ़ा रहा था। उन्होंने नहीं पढ़ा, क्योंकि ये उपला माला है ना, वो भी आदिवासी होना चाहिए।
हमारे समाज के कई लोगों का उपला माला आदिवासी का नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूं समझ सकते हो? ये क्या लिखा हुआ है पढ़ के सुनाइए, नहीं सुनाया। संत सुरमाल महाराज की भक्ति की ऐसी विद्यासी कर दी लोगों ने। संत सुरमाल महाराज की भगत परंपरा का संबंध देवली मोरी से हो सकता है, यह बात हमें समझना पड़ेगा। आज तक किसी ने देवली मोरी में क्या होता था नहीं बताया। ये जो आज की तारीख में साम्राज्य में जो मंदिर है, वो मंदिर में भी 12 में से 8 पुजारी आदिवासी थे एक जमाने में, आज नहीं है। 12 में से 8। तो वहां जो भगत परंपरा शुरू हुई, उसका संबंध उस देवरी मोरी की जो पूजा पद्धति थी, धर्म परंपरा था, उससे था। अब ईडर के राजा ने आदेश निकाला कि भाई ये तपस्या करने का काम कर रहे हैं। मनुस्मृति कहती है कि आदिवासियों को तपस्या करने का अधिकार नहीं है, ये मनुस्मृति कहता है। और मनुस्मृति को अंग्रेजों ने नहीं बनाई थी, ये बात समझना पड़ेगा। अभी जिस शीशा की बात करते हो, हिहू पावर की बात करो, ये तो ब्रह्मसूत्र का सिद्धांत है। ब्रह्मसूत्र क्या होता है किसी को पता नहीं। ब्रह्मसूत्र का नियम है कि जो लोग वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं है, यदि वो वेद पढ़ते हुए सुन भी ले तो उनके कान में शीशा डालना चाहिए। ये लिखा होता है, राजेश ने पढ़ के सुनाया था। ये बात समझना पड़ेगा। आज कई घपलाकार तो ऐसा बोलते हैं कि कालीबाई को अंग्रेजों ने गोली मारा नालायको। अरे मूर्खों, कल परसों की बात है, कालीबाई के जमाने के लोग अभी जिंदा है। मेरे घर में मेरे बाबा जिंदा है, वही शादी किया है। मेरे मासा अब तक जिंदा है, वही के हैं। और भी कई लोग यहाँ के हैं और कहते हैं कि कालीबाई को अंग्रेज ने गोली मारी। शर्म करो थोड़ा सा। आज तक हमको नहीं पता कि कालीबाई को गोली किसने मारी, आज तक किसी को पता नहीं। किसने आदेश निकाला था? हद तो तब होती है कि हम रास्ता पाल के लोगों को भी पता नहीं, 84 के लोगों को पता नहीं कि स्कूल बंद किसने करवाई, लाठियां किसने चलाई, गोली किसने मारी, आज तक पता नहीं। ये रामापथु डामोर पहली बार पता लग रहा है, ये हमारे लोगों ने पता लगाया। आज तक झोपड़ी के वो लोग 20 से 30 लोग थे जो थाने में बंद कर रखा, पानी भी पिलाया उन लोगों को, इनको स्वतंत्र सेनानी तक नहीं माना। ये कितनी बड़ी बात है। ये सम्मान करना, सम्मान लेना, ये दूर की बात है। हमारे समाज को शिक्षा कैसे मिली? शिक्षा के लिए हमारे समाज के लोगों ने क्या त्याग किया, क्या बलिदान किया, ये जानना होगा सबसे पहले। ये हर एक शिक्षक का दायित्व है, हर एक शिक्षिका का दायित्व है, हर एक बच्चे का दायित्व है, कर्तव्य है। ये डूंगरपुर का इतिहास पालों का इतिहास है। पाल क्या होती है वो जानो पहले, नहीं तो बहुत सारे लोग थे। पाल का मुखिया नाना भाई खाट ने क्यों शपथ ली कि मैं मर जाऊंगा लेकिन स्कूल नहीं बंद करने दूंगा। ये बात समझो। हमारी पाल रजवाड़ों को टैक्स भी देती थी, क्यों टैक्स नहीं देते थे? ये बात समझो। ये बातें हमें बहुत गहराई से समझने की जरूरत है दोस्तों, बच्चे बच्चियों सबको। तो ये शिक्षा का अधिकार हमको ऐसे नहीं मिला, जैसा मैं बता रहा था। बहुत सारे विश्वविद्यालय थे हमारे देश में, लेकिन हमको घपला करने क्या पड़ाया? क्या पढ़ाया हमको? हमारे गुरुकुल हुआ करते थे। एक गुरुकुल का अभी तक कोई अवशेष नहीं मिला, सिंगल।
एक अभी कुछ दिन पहले हम सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जिसमें 10,000 विद्यार्थी आवासीय रहकर पढ़ते थे और 2,000 शिक्षक पढ़ाते थे, जिसमें चाइना से भी लोग पढ़ने आते थे, सेंट्रल एशिया से भी आते थे, कोरिया से आते थे, जापान से आते थे, इंडोनेशिया से आते थे, श्रीलंका से लोग पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा वहां हम गए थे। वहां क्या व्यवस्था है देखो, एक सिंगल प्याऊ नहीं है। जो लोग बाहर से घूमने आते हैं उनके लिए प्याऊ नहीं है। सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती है, वहां ठहरने के लिए कोई ढंग का आपका क्या कहते हैं सराय नहीं है। ये हमारे कई साथी ये भाई क्या नाम है, एक तो भरत भाई और ये साथी आए थे, उनको पूछो, सुरेंद्र जी वगैरह। ये हाल है जहां शिक्षा था, इसलिए शिक्षा का महत्व समझिए। सबसे ज्यादा शिक्षा को लेकर के मैंने आज तक बोला है, उसका परिणाम क्या हुआ? उस जमाने में हमारे लोगों को गोलियां मारी गई। हमारे बच्चे आजकल अभी थोड़े दिन बाद जैसे अभी स्कूल शुरू हुई है, अभी शुरू हो जाएंगे व्रत त्योहार, तो बच्चे स्कूल जाना छोड़ देंगे और बाहर घूमते रहेंगे। तुमको शिक्षा का अधिकार ऐसे थोड़ी मिला है। यही बात मैंने बोला था और लोगों ने मेरे ऊपर केस ठोक दिया, न जाने क्या क्या कहा, क्या क्या नहीं कहा। आज हालात देख लो, 8वीं क्लास में बच्चों के 2 रास्ते स्टार्ट होते हैं। ध्यान से समझना मेरे बेटे बेटियों, 8वीं क्लास में बच्चों के 2 रास्ते स्टार्ट होते हैं। एक रास्ता शिक्षा की ओर मुड़ता है और एक रास्ता मौज मस्ती की ओर मुड़ता है। ध्यान देना, 8वीं क्लास की बच्चे ही बाल ऊंचा नीचा काटते हैं, अलग स्टाइल में फैशन बनाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, नाखून रखते हैं। 8वीं क्लास से शुरू होता है। और जो बच्चे मौज मस्ती की ओर मुड़ गए, उनका भविष्य खत्म। फिर आगे जाकर के वो नरेगा में मिलेंगे, अहमदाबाद काम करने जाएंगे और रोडों पर भटकेंगे। और आजकल ये सड़कों पर जो घूम रहे हैं रात को, ये कल परसों रिटर्न के आपका दौड़ा में, मौज मस्ती के चक्कर में, मौज शौक के चक्कर में, और ये पत्थरबाजी करेंगे। हमारे 84 में भी यहाँ जोधपुर ब्लॉक के अंदर पिछले साल 70 के आसपास बच्चे पकड़े थे। पत्थरबाजी में एक बच्चा मर गया था। ये अनकंट्रोल्ड बच्चे, ये अनुशासनहीन बच्चे कैसे, वो 8वीं क्लास में उनका निर्माण होता है, उनका रास्ता चेंज होता है। जिस बच्चे को 8वीं क्लास में पढ़ाई की ओर मोड़ दिया जाता है, वो बच्चा अपनी जिंदगी में सक्सेस होता है। और जो बच्चा 8वीं क्लास में मौज मस्ती की ओर मुड़ जाता है, उसका कोई भविष्य नहीं होता। और एक बात गंभीर, 8वीं क्लास में वो बच्चा मौज मस्ती की ओर मुड़ता है जिसको पाठ पढ़ना नहीं आता। जिस बच्चे को 8वीं क्लास में पाठ पढ़ना नहीं आता, उसका जिम्मेदार माता पिता भी है और शिक्षक भी है, प्राइमरी एजुकेशन वाले शिक्षक। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, प्राइमरी एजुकेशन के शिक्षक भी जिम्मेदार है और माता पिता भी जिम्मेदार है। ये बात समझना होगा। और आजकल कई सारे बच्चों के माँ बाप 10 रुपए बच्चों को पकड़ा देते हैं, खाना नहीं देते सुबह, और बच्चा स्कूल जाके क्या खाता है? पाउच कुरकुरे, और वो भी फूल होता है, लेकिन उसके अंदर मसाला तो थोड़ा सा होता है। उसका कितना नुकसान है आप समझिए। ये मैं बोलूंगा लंबा हो जाएगा, बहुत नुकसान। तो मेरे कहने का मतलब यह है, एजुकेशन को लेकर के हमारे पूर्वजों ने कितना त्याग किया, कितना बलिदान किया, उसकी इज्जत करिए। और मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं एजुकेशन के लिए। मेरा सारा आज की तारीख में और पिछले 2 साल से फोकस एजुकेशन पर यह जाता। एक तो बच्चे स्कूल से बाहर रहते हैं, और दूसरा हमारे बच्चे हैं स्कूल के टाइम में इधर उधर भाग जाते हैं। ये आपने देखा होगा।
और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये आप सब जानते हो। और कई स्कूलों में तो दूसरे दिन बोतलें भी मिलती है वरांडे के अंदर, ग्राउंड में, ऐसा भी होता है। और मौज शौक के चक्कर में बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसका ख्याल रखिए। और एक गंभीर बात जो मैं आपके बीच में कहना ही चाहता हूं और कहना जरूरी भी है, वो ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं और सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनकी जिम्मेदारी है, हम लोगों ने पहले से कह रखा है, उनकी जिम्मेदारी है कि अपने गांव की सीनियर स्कूल की विजिट करें और विजिट करने के बाद वहां जाकर के क्या पढ़ा रहे हो क्या नहीं पढ़ा रहे हो उस पर बात करने के बजाय आपको क्या समस्या आ रही है उस पर बात करो। शिक्षकों को संबल लीजिए। शिक्षक डरा हुआ आज की तारीख में, वो कुछ बोले तो बच्चा स्कूल नहीं आए, ऐसी नौबत आ रही है आजकल। पहले ऐसा नहीं होता था। अब बच्चे को थोड़ा सा दबाने के लिए या फिर कुछ गलत कर रहा है, कुछ कह देता है तो 15 दिन स्कूल नहीं आएगा। ये एक बड़ा समस्या पैदा हुआ है, ये कोई कह नहीं पाता है। ये कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए। ये बड़ी समस्या आ रही है। तो जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि स्कूल में जाएं और शिक्षकों से बात करें कि क्या समस्या आ रही है, कौन कौन बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, और उनके माता पिता से संपर्क करें। क्यों? क्योंकि आपने समाज का नमक खाया है 30 से 35 साल। ये बात भी मैंने पहले बोला था, बुरा लग गया था। और जो जनप्रतिनिधि हैं, आजकल जनप्रतिनिधियों की नई बीमारी लग गई है। हमारे वालों में भी कुश्ती जारी है कि मैं कुछ गलत बोलूंगा तो लोग मेरे को वोट नहीं देंगे। हंसी बात है। कौन कौन समझ करो। अरे वाह, बढ़िया। तो फिर ऐसे जनप्रतिनिधियों की हमें आवश्यकता है क्या? नहीं है? खेतर ते हमें ओळखता, खोटं बाटा हमें का, पण मौज मस्ती तमें करो है? ऐसा ही है ना? ऐसा हरगिज नहीं होगा। आपका दायित्व है, आप अपने इलाके के अंदर, अपने गांवों में जो बच्चे रात को रोडों के आसपास इधर उधर रहते हैं, उनको पकड़िए, उनके माता पिता से बच्चों से बात करिए, और नहीं मानते तो उनको पुलिस में पकड़वाइए, ताकि पूरे समाज का नाम बर्बाद नहीं हो, समाज की बदनामी ना हो। हमने बहुत मेहनत किया, त्याग किया, तपस्या किया, तब तक ये समाज इकट्ठा हुआ है, और दूसरे लोगों को कहने का अवसर न मिले। आज तक जितने भी ये बाइक राइडर है, ये जितने भी बच्चे आपका बर्थडे पार्टी में दारू पार्टी करते हैं और जो पत्थरबाजी करते हैं, उनमें एक भी बच्चा आदिवासी परिवार से जुड़ा हुआ नहीं मिला। या तो वो दूसरी पार्टी के लोग हैं, वो कराते, या फिर बच्चों को दारू पिला करके कई लोग व्यवस्था भी करना चाहते हैं समाज की। इसके लिए जनप्रतिनिधि और सेवानिवृत्त कर्मचारी की ड्यूटी है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की ड्यूटी है कि गांवों में ग्राम एकीकरण समिति बन रही है, उसमें सहयोग करें। ग्राम एकीकरण समिति के माध्यम से आने वाले समय में गांव में कौन बच्चा स्कूल से बाहर रहता है, स्कूल टाइम से, उसको डिटेन किया जाएगा, पकड़ा जाएगा, उसके माँ बाप को भी पूछा जाएगा, और नहीं मानेंगे तो उनके लिए प्रबंध कानून के तहत किया जाएगा। यह हम लोग करने वाले हैं। अभी हर एक गांव में कमेटी बन रही है, एक एक गांव में 40, 50, 100 लोगों की कमेटी बन रही है। समाज को सुधारने के लिए गलत भी करना पड़े, बुरा भी बोलना पड़े, और ठुकम ठुका करना पड़े तो भी करना पड़ेगा, तब जाकर के लोग सुधरेंगे। ये जोधपुरी में हमारे उदयलाल जी रोज साहब थे, वो कहा करते थे कि वते एक काम रह जो है, एक हाथ को जोड़ो बढ़ाओ, सामड़ा में एक हाथ को जोड़ो, तो एक हाथ को जोड़ो तो पहला का काम आवे नहीं, समझ में आएगी नहीं? तब जाकर के कई लोग तो ठीक होंगे। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है, समाज को परिवर्तन करने के लिए, परिवर्तन का मतलब
किया जाए, समाज ये जुड़ रहा है उसमें व्यवधान पैदा किया जाए। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। और चिट्ठी भी आ गई थी, क्योंकि टाइम का बहुत सारा हमारे बीच में अभाव है, तो आप लोगों ने मेरी बात को सुना। और एक महत्वपूर्ण बात, हमारे शिवराम जी का भी आज मूर्ति का अनावरण हो गया, आपका नाना भाई खाट का भी हो गया, सेंगाबाई का, कालीबाई का भी हो गया। और हमारे संत गोविंद गुरु महाराज, संत सुरमाल महाराज और हमारे सुराता में देखे अमरपुरिया महाराज, उनका भी बहुत बड़ा समाज में योगदान है। इस तरीके से और भी बहुत सारे संत हो सकते हैं, उनका भी मूर्तियां हमें लगवाना ही है। और टंट्या भील और राणा पूजा भील, इतनी मूर्तियां तो यहाँ गेंजी में लगनी ही चाहिए। रामापथु की भी लगनी चाहिए, लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए। तो 3 तो हमारे संत हो गए, और आपका रामापथु हो गए, हमारे टंट्या भील हो गए, और हमारा राणा पूजा भील हो गए। इतने तो लगने ही चाहिए। तो हमें इसके लिए भी प्रयास करते रहना चाहिए। और आने वाले साल कम से कम एक मूर्ति तो हम जरूर लगा दें, ठीक है। तो यह हमारा जो ग्राउंड है उसका नाम भी हम लोगों ने पिछले साल घोषित किया था कि ये टंट्या भील खेल मैदान के नाम से जाना जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात, अभी लेटेस्ट एक कार्यक्रम आ रहा है 15 तारीख को। क्या कार्यक्रम है? ज्ञापन देना, उसमें सबको जाना है 15 तारीख को। और 17 तारीख को क्या है? मानगढ़ रैली, उसमें बिल्कुल अनुशासित, ये इधर उधर करने वाले बाइक राइडर ने ऐसे जो दारूडिया ऐसे लोगों को लाना नहीं है। और कई हमारे मीटिंगों में भी दारू पी के आ जाते हैं, अब की बार मुझे मिल गया ना कोई तो इसका इलाज मैं कर दूंगा। पिछले साल मैंने कंबोडिया गोविंद गुरु के समाधि पर किया था, ऐसा कर दूंगा आपकी बार में, ठोकूंगा इसे, छोड़ूंगा नहीं। कोई पी करके मीटिंग में आ गया, ये बात ध्यान रखनी। और इसके बाद 17 तारीख का हो गया ना, और 21 को हमारे राष्ट्रीय काउंसिल की मीटिंग भी है। इन बातों को याद रखना। और भाई हमारे उमेश जी ने बताया कि वृक्षारोपण, आ रोड है अपना सिमलवाड़ा तक ठेठ चिकनी तक डूंगरपुर से, और ये सागवाड़ा वाला रोड, आसपुर वाला रोड, जितने भी रोड हैं उन रोडों के किनारे हमें पेड़ पौधे लगाने। और कहां लगाने? जहां किसी की दुकान हो, जहां किसी का घर हो, वहीं पर पेड़ लगाना है ताकि उसकी सुरक्षा हो सके, उसको पानी पिला सके। एक दूसरा बात है, बेड़ेश्वर में कौन सा तारीख? 4 तारीख को आपने है तो मरवा बात है बिडिशन दाबू से है ते वाहे लोग अपने लिए आवे ने सारे बेही अनादले एक करोड़ रुपए से। अभी सुन रहे हो इनमें से कौन कौन बेड़ेश्वर 4 तारीख को आओगे बताओ? सभी लोगों को पेड़ पौधा रोपना है पर्यावरण के लिए, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी बातें बोल दी, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, जो भी बात गलत लगे यही छोड़ के जाना, लेकिन जो कड़वी बातें हैं समाज के लिए जरूरी है उनका पालन आप करेंगे, ऐसी आशा अपेक्षा के साथ। जय आदिवासी, जय जोहार, जय भील प्रदेश।